हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ क्लास। लास्ट क्लासेस में हमारी यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने डिटेल में कवर अप की है, ठीक है। और अब अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त चल रही है, जिसके हमने लास्ट क्लास में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड आफ्टर दैट सोर्सेज ऑफ फंड्स की जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं और जो फॉरेन सोर्सेज हैं उनकी हमने बात की थी, किसकी, फंड के स्रोतों की, कोष के स्रोतों की, राइट। तो चलिए आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3 लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग मीन्स वित्तीय पट्टा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। साथ ही साथ जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स जो कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है उस पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं फिलर फॉर्म के, उन पे लिंक सेंड कर दी जाती है। तो आप चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली जब भी क्लास हो तो लिंक्स वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाए, ओके। और पेपर फर्स्ट की यहाँ पे 3 क्लासेस चलती हैं, तो ज़रूर आप उन्हें लिया कीजिए। और साथ ही साथ जो पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स की हमारी डेली 3 बजे होती हैं, बाकी इन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं। तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, राइट। हमने पूरा माइंड मैप ओवरव्यू समझा था इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है बिजनेस फाइनेंस। उसमें हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, राइट, जो आपका वित्तीय प्रबंध होता है उसमें। और जो 3 डिसीजंस लेने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे जल्दी से। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा वो रहेगा लीज फाइनेंसिंग वित्तीय पट्टा। क्या होता है चलिए बेसिक से डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओके। तो सभी अच्छे से ध्यान लगा के क्लास को लगाइए, ओके ना। बात करें अगर लीजिंग की, तो लीजिंग क्या होता है, देखिए लीजिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा अनुबंध होता है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो किन दोनों के बीच होगा, 2 पार्टीज़ के बीच होगा, राइट। तो लीजिंग एक ऐसा अनुबंध होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। ऑफ कोर्स जहाँ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ 2 लोग तो होंगे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जब भी होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है ये चीज़, जो हमारी यूनिट नंबर 9 है ना उसमें हम पढ़ेंगे, ओके ना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रहेगा वो सब उसमें है, पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो लीजिंग क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच। इसमें एक होता है लेजर, एक पार्टी होती है लेजर और एक पार्टी होती है लेजी। अब मैम लेजर और लेजी ये क्या होते हैं, तो आपका लेजर होता है ऑनर ऑफ द असेट। अब ये असेट की बात कहाँ से आ गई मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिए, लेजर तो क्या होगा, ऑनर होगा असेट का, ठीक है। जबकि आपका लेजी क्या होगा, यूजर होगा, यानी यूज करने वाला होगा संपत्ति का, असेट का। चलिए अब नॉर्मल वे में समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जॉब करने के लिए बाहर जाना है, अपने घर से, अपने टाउन से, होम टाउन से बाहर कहीं आपको जाना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको रहने के लिए जगह चाहिए, आप क्या करोगे, आप घर खरीद लोगे। इतना मतलब आपके पास इतना कैपिटल तो नहीं होगा ना उस टाइम पे कि आप खुद का अपना घर खरीदोगे। आप क्या करोगे मैम, डायरेक्ट बात है, हम क्या करेंगे, रेंट पे रहेंगे, होता है नहीं। तो वही कि जब हमारे पास कोई असेट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पीरियड में यूज़ करने के लिए, तो हमारे पास एक ऐसा अल्टरनेटिव रहता है कि हम उस असेट को खरीदने की बजाय, परचेज करने की बजाय क्या करें, उसे लीज पे ले ले, उसे पट्टे पे ले ले, या उसे बोल सकते हैं रेंट पे ले ले या लीज पे
ले ले, ठीक है। तो वही प्रोसेस रहती है किसमें, लीजिंग में। आया समझ में। अब मान लीजिए हमें कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए हम गोवा गए, ठीक है। अब हम गए फ्लाइट में, हमारे पास वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है, ना ही बाइक है ना ही कार है, हमें घूमने के लिए कुछ चाहिए है कोई भी व्हीकल। तो हम क्या करेंगे, आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल हो जाते हैं ना व्हीकल, कि सेम सिटी में अगर आपको घूमना है तो आप क्या कर सकते हो, लीज पे उस व्हीकल को ले सकते हो उस टाइम पीरियड के लिए, जिसमें जो ऑनर होगा उस व्हीकल का, चाहे तो बाइक का, चाहे स्कूटी का, चाहे कार का, है ना, तो उसे तो हम बोलेंगे लेजर, कि वो बाइक या वो कार तो उसकी है, उसकी संपत्ति है। तो ऑनर ऑफ द असेट, ऑनर कौन है उसका, लेजर है, उसे तो बोलेंगे लेजर। और हम जा रहे हैं उसको लीज पे लेने के लिए, कि हमें भाई 5-7 दिन के लिए यहाँ पे घूमना है, हमें कार चाहिए, ठीक है। आपको ड्राइविंग आती है, आप कार चला सकते हो, तो आप क्या कर लोगे, उस कार को लीज पे ले लोगे, ठीक है ना। तो जो ले रहा है लीज पे उसे हम बोलेंगे लेजी, यानी कार का यूज़ कौन करेगा, लेजी करेगा, यूजर ऑफ द असेट, ठीक है। कार क्या है, असेट है, यूजर कौन है, लेजी है, और ऑनर कौन है, लेजर है। आया कॉन्सेप्ट समझ में अब अच्छे से। हम क्या करते हैं, जब हमें ये डिसीजन लेना होता है कि कोई क्या असेट हमारे पास उस टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं है, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम उसे परचेज करें, बट हमें ज़्यादा दिन के लिए वो चीज़ चाहिए ही नहीं है, और अगर हम परचेज करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक और अल्टरनेटिव हमारे पास होता है, हम क्या कर सकते हैं, उस असेट को लीज पे ले सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीजिंग। आया समझ में। 2 पार्टीज होती है जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बोलता है ठीक है, ऑनर होता है जिसे बोलते हैं लेजर, वो बोलता है ठीक है तुम मेरी असेट ले जाओ, बदले में मुझे कुछ तुम क्या देना, रेंट दे देना, जितना भी रेंट बनता है मेरी असेट का, है ना, और तुम इसका यूज़ कर लो जितने टाइम पीरियड के लिए डिसाइडेबल होता है, मतलब जितने टाइम के लिए निश्चित किया जाता है। तो जो यूज़ करता है असेट का वो तो कौन हो गया, लेजी, और जो ऑनर होता है असेट का वो कौन हो गया, लेजर। क्लियर है यहाँ तक बात अच्छे से। व्हाट इज़ लेजी, व्हाट इज़ लेज़र, कौन होता है लेजी, हु इज़ लेज़र, हु इज़ लेजी, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। वही जो अभी मैंने बताया कि लेज़र कौन होता है, ऑनर होता है असेट का। लेज़र क्या करता है, गिव असेट्स फॉर यूज़, लेज़र अपनी संपत्ति को देता है, किसको, लेजी को देता है, किस लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है। और लेजी बदले में क्या करता है, लेजी लेज़र को देता है पे लीज रेंट, जितना भी उस असेट का पर्टिकुलर रेंट बनता है वो पे करता है लेज़र को। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है लीजिंग के अंदर। क्लियर है ना। तो लेज़र और लेजी में कंफ्यूज नहीं होना है। लेज़र होता है ऑनर असेट का, जो क्या करता है, अपनी असेट को यूज़ करने के लिए देता है, किसको, लेजी को, ठीक है। एक होता है पट्टा दाता, एक होता है पट्टाधारी। लेज़र को बोलते हैं पट्टा दाता, क्योंकि उसकी संपत्ति है, वो क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वो क्या हो गया, पट्टा दाता, लेज़र, ठीक है। और पट्टाधारी यानी संपत्ति का यूज़ कौन कर रहा है, जो लेजी है वो कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लेजी पट्टाधारी, ठीक है ना। तो लेजी क्या करेगा, जितना भी रेंट बनेगा उस असेट का उसको दे देगा, किसको, पट्टादाता को, लेज़र को। क्लियर है ना। मैंने हिंदी में भी थोड़ा बता दिया है ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो, ओके ना। चलिए अब और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आगे देखिए। अब देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंपनी है जिसमें यूज़ हो रहा है किसका, प्रिंटर का। किसी को क्या चाहिए है, वहाँ पे प्रिंटर की ज़रूरत है। अब 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो प्रिंटर को क्या करो, परचेज करो, ठीक है। अगर हम परचेज करते हैं प्रिंटर को तो उसकी लिए जो हमें कैपिटल देनी पड़ेगी, कॉस्ट आएगी, वो कितनी आएगी, मान लीजिए 1 लाख, जब हम परचेज कर रहे हैं प्रिंटर को तब। और वही हमारे पास एक अल्टरनेटिव है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को किराए पे भी ले सकते हैं, लीज पे भी ले सकते हैं, पट्टे पे भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 90,000। अब बताओ, परचेज करने पे 1 लाख और रेंट पे लेने पे 90,000। अब अगर हम लीज पे लेंगे तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, बोलो, 10,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जो हमारी एक तरीके से क्या हो रही है, 10,000 की सेविंग हो रही है, क्योंकि जब आप परचेज भी करोगे तो आपका उसमें से डेप्रिशिएशन कट होगा, है ना। फिर आगे आगे जो परचेज करते हैं उस असेट की भी कॉस्ट तो निकलती है, कॉस्ट जाती है उसकी, ठीक है। और वही अगर आप लीज पे लोगे तो उसका भी आपको रेंट देना पड़ेगा। तो दोनों में हमने जब कंपेयर किया तो हमें ये पता चला
होगा कि जो हमारी 10,000 की सेविंग हो रही है जब हम उस प्रिंटर को लीज पे ले रहे हैं तब, ठीक है। तो सेविंग होने से क्या हुआ, हमारे पास थोड़ा सा पैसा बच गया, तो हमारे जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैं उनको क्या हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, जिससे अगर कॉस्ट कम आती है प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एक फर्म की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है अगर हम अल्टरनेटिव के यूज़ के थ्रू क्या करें, अगर उसी प्रिंटर को लीज पे ले ले तो हमारी थोड़ी सेविंग हो जाएगी, जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने एज एग्जांपल आपको समझाया है कि लीजिंग क्या होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच, जिसमें एक लेजर होता है, एक लेजी होता है, पट्टादाता पट्टाधारी। लेज़र क्या करता है, अपनी संपत्ति को देता है किराए पे, किसको, लेज़ी को, और लेज़ी क्या करता है, बदले में रेंट पे करता है, किसको, लेज़र को। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए थ्योरेटिकल वे में समझते हैं इसे। उससे पहले ये और जान लेते हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। मतलब जो लेज़ी जो ले रहा है लीज पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम देखेंगे, और एक लेज़र जो दे रहा है लीज पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लेज़ी पॉइंट ऑफ व्यू यानी पट्टाधारी जो यूज़र है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो कब एक जो संपत्ति है उसको लीज पे लेना चाहेगा, कब लेना चाहेगा, लेज़ी डिसाइड करेगा, लेज़ी यूज़र जो है वो डिसाइड करेगा कि असेट को, जो संपत्ति है उसको लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा या बाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि प्रिंटर को हम परचेज करें या प्रिंटर को हम लीज पे ले, राइट। तो क्या डिसीजन लेगा, जहाँ क्या होगा, लेजी जो यूजर है, पट्टाधारी है, उसका आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो जहाँ पे कम होगा, परचेज करने पे जहाँ उसे 1,00,000 रुपए देने पड़ रहे थे और लीज पे लेने पे उसे 90,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कैश का आउटफ्लो यानी कैश कौन सी गतिविधि में कम जा रहा है, मैम जब वो लीज पे ले रहा है प्रिंटर को तब कम जा रहा है ना। तो लेजी कहाँ लेगा, जहाँ पे कैश का आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा, लेजी उसी ऑप्शन को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। अगर हम लेजी के जो यूजर है, पट्टाधारी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो, ठीक है। तो कहने का मतलब लेजी का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि जहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, कम उसको देना पड़ रहा है, पैसा कम जा रहा है और उसको यूज भी कर लेना है चीज का, असेट का, है ना। तो उस ऑप्शन को क्या करेगा, एक लेजी सिलेक्ट करेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑनर है असेट का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पट्टादाता के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो ऑनर है असेट का उसके, ठीक है। तो लेजर डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि उसको पहले संपत्ति को वो क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, ठीक है। तो असेट को बाई करके लीज पर देना बेनिफिशियल है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा कौन, जो लेजर है वो, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि वो प्रिंटर मतलब वो बहुत सारी मशीन्स लेके आ गया, ठीक है, लेकिन वो लीज पे दे रहा है, उससे उसकी कॉस्ट ही नहीं निकल रही, उसको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या खरीदेगा असेट्स को, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, है ना। तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो असेट को अगर बाय करके लीज पर देगा, ये भी एक तरीके का बिजनेस ही हो गया, राइट। तो उससे उसे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक लेजर क्या करता है, लेजर बेसिकली जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है वो उससे डिसाइड करेगा कि वेदर सेट में इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना लाभदायक बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर लेजर का जो नेट पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, जो नेट प्रॉफिट वैल्यू है एक लेजर की, वो अगर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव मिलेगी, तो ही वो क्या करेगा, एसेट को बाई करके लीज पे देगा, ठीक है। तो चलिए अब पॉजिटिव किस वे में होगा, चलिए समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए जो लेज़र है उसने एक असेट को, उसने सोचा कि हम एक असेट खरीदते, कोई भी XYZ हो सकती है, फिर उसे क्या करेंगे, हम लीज पे दे देंगे, ठीक है ना। तो उसने 1,00,000 रुपए की असेट आई, जैसे प्रिंटर ही देखे तो प्रिंटर उसने 1,00,000 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, और ऊपर की उसकी कॉस्ट आ गई थोड़ा लाने ले जाने में और चीज़ों में, मान लीजिए 20,000। तो कुल मिला के उसकी टोटल कॉस्ट आई है 1,20,000 की उस असेट को परचेज करने में, ठीक है। अब अगर वो उस जो
प्रिंटर है असेट को जब लीज पे दे रहा है तो उसे जो किराया मिल रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो उसको जो लीज पे मिल रहा है उसको देने पे उसका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1,32,000 का। ठीक है, बताओ उसकी कॉस्ट थी 120 की और उसका जो प्रॉफिट आया है वो 132 का आया है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम है लीज रेंट पे कितना है, 1,32,000 का। तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना हो गया उसका, 12,000, यानी 12,000 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसको असेट को खरीद के रेंट पे लीज पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैम ऑफ कोर्स देना चाहिए, उसे 12,000 का फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो उसी को बोलते हैं कि लेज़र उस सिचुएशन में ये डिसाइड करेगा कि अगर वो एक असेट को बाई करके और उसे लीज पे दे रहा है तो उसकी जो एनपीवी है ना, नेट प्रॉफिट है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव अगर होगा तब तो वो क्या करेगा, बाई करेगा और लीज पे देगा, नहीं तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही नहीं निकलेगी तो उसको बाई करके लीज पे देने का क्या फ़ायदा, राइट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू किस का, एक लेज़र का और एक लेज़ी का, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया है कि कौन सी सिचुएशन किसके लिए कब बेनिफिशियल होती है। क्लियर है यहाँ तक, मैंने नॉर्मल वे में पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो हमने बात समझी वही इसमें थ्योरेटिकल दी गई है कि जो लीज है वो एक ऐसा अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर बाई जहाँ पे द ऑनर ऑफ एन असेट द लेजर, तो जो ऑनर होगा उसको क्या बोलेंगे, लेजर, ग्रांट्स टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को जो क्या होगा, लेजी होगा, उसको क्या करेगा, राइट देगा, अधिकार देगा, टू यूज़ द असेट, उस अपनी जो असेट है उसको यूज़ करने का, फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, जो दोनों के आपस में सहमति से जो टाइम डिसाइड होगा उस टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए देगा। ठीक है, और इन रिटर्न, और रिटर्न में फॉर द पेमेंट ऑफ अ रेंट, रिटर्न में क्या करेगा, कुछ पेमेंट लेगा, उसके एज अ रेंट कुछ पेमेंट लेगा, जिसे हम बोलते हैं लीज रेंटल, उसे हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल असेट्स लाइक लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, तो ये सारी असेट्स हैं, आर द यूजुअल असेट्स विच आर जनरली एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस, जिनको क्या कर सकते हैं, लीज बेसिस पे लीज पे भी दिया भी जा सकता है और जिसको दिया जाता है वो लीज पे यूज़ भी कर सकता है ना, मतलब पट्टे पे दिया जा सकता है इन सारी असेट को। ओके, सो द लेजर रिमेन्स द ऑनर ऑफ द असेट, तो जो लेजर होता है वो असेट का क्या होता है, ऑनर होता है, बट द पोजीशन एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ द असेट इज वेस्टेड इन द लेजी, पर जो असेट का यूज़ करता है वो कौन होता है, वो आपका लेजी होता है। ये दोनों टर्म्स हमने लेजर और लेजी की डिटेल में अभी समझ ली है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर बात की जाए कि लीज पे अगर हम देते हैं, मान लीजिए दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, आपस में दो पार्टीज हैं, एक ऑनर एक लेजर लेजी, आपस में किसी दोनों का अगर मतभेद हो जाए, ठीक है, कि वो बोले कि तेरी असेट ऐसी है, ख़राब है, मैं रेंट नहीं दूंगा या वॉटएवर कुछ भी, ठीक है, तो बात करें अगर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लॉ तो होना चाहिए ना, राइट, कि मतलब कौन इनकी जो बीच में इनका जो डिस्प्यूट हुआ है उसको कौन सही करेगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो देयर इज़ नो सेपरेट स्टेच्यू, मतलब कोई भी सेपरेटली देखे तो सिर्फ लीज के लिए कुछ भी संविधान नहीं बना हुआ है इन इंडिया में टू गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लीजिंग के लिए। ठीक है, विच इज़ एकिन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये किसके अंदर ही आता है, ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी के अंदर इसी जो लीजिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनका भी निवारण किया जाता है। तो अब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो भी एज ए लीज के कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, तो इसीलिए जो लीजिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रिसॉल्व किया जाता है जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसी माध्यम से। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ बेलमेंट। बेलमेंट, द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू इट, ये एक प्रोविज़न है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, क्या, बेलमेंट, जो अप्लाई होता है किस पे, लीजिंग पे भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके 146 सेक्शन के अनुसार बेलमेंट क्या है, तो बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
ये गुड्स की डिलीवरी है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को फॉर सम पर्पज, कुछ उद्देश्य के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, और जब पर्पज खत्म हो जाता है उसके बाद बी रिटर्न, तो जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उस गुड का वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा या फिर डिस्पोज कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा उस असेट को। हो सकता है ना कोई जो रीयूज़ वाली चीज़ ना हो उसको, ठीक है। ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जिसने डिलीवर किया है असेट को उसको, ठीक है। तो बेलमेंट ये होता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सेम है ना लीज के जैसा ही, कि दो पर्सन होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड को यूज़ करने के लिए देता है, दूसरा पर्सन उसे यूज़ करता है, उसके बाद या तो वापस कर देता है या तो क्या कर देता है, डिस्पोज कर देता है, जैसा भी जो देने वाला पर्सन है वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड, जो डिलीवर करता है उसे बोलते हैं बेलर, एंड द पर्सन टू हुम, और जिस व्यक्ति को दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, उसको बोलते हैं बेली। जैसे लेजर, लेजी, बेलर, बेली, थोड़ा सेम सेम है ना। तो जो बेलमेंट का जो एक सेक्शन है 146, उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं लीजिंग में भी उनका निवारण किया जाता है, ठीक है ना। तो यही है, इन लीज में लेजर होता है और लेजी होता है, वैसे ही बेलमेंट में बेलर और बेली होता है। तो आया समझ में कि अलग से कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ है लीजिंग के लिए, बट जो बेलमेंट है ना उसी के अकॉर्डिंग लीजिंग में भी वर्क किया जाता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स थोड़े थोड़े से आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर लोगे आराम से, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ लीजेस की, कुछ प्रकार की बात करते हैं लीज के प्रकारों की। अलग अलग टाइप की लीज होती हैं, ठीक है ना। तो द टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ऐसी टर्म्स और शर्तें ऑन विच, जिन पे एन असेट इज लीज्ड, जिन पे एक असेट को पट्टे पे दिया जाता है, एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लेजर एंड लेजी, और जो अधिकार होते हैं किसके, पट्टादाता के, पट्टाधारी के, लेजर और लेजी के, आर क्लियरली इनकॉर्पोरेटेड इन द लीज एग्रीमेंट, उनको क्लियरली किस में लिख दिया जाता है, लीज का जो एग्रीमेंट होता है ना उसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन ऑल लीज, मतलब कि इतने टाइम पीरियड के लिए होगा, रेंट ये होगा, कब आपको वापस करना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जो लीजेस हैं उनको क्लासीफाई किया गया है इन सारी कैटेगरीज में, जो हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स है लीज के, ठीक है ना, लीजेस के। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टाइप है उसकी हम बात करेंगे, वो है आपका ऑपरेटिंग लीज, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीज बात करें अगर ऑपरेटिंग लीज की, तो नॉर्मल वे में अगर देखें तो जैसे एक पेट्रोल कार होती है मान लीजिए, ठीक है ना, पेट्रोल कार को लीज पे दिया गया। अब उसकी आरसी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, आरसी कितने टाइम पीरियड के लिए बनती है, 15 ईयर्स के लिए बनती है। तो हम मान सकते हैं कि कार की जो लाइफ है, मतलब कार बहुत सालों तक चलती है, लेकिन आरसी उसकी 15 ईयर्स तक बनी हुई है, ठीक है। तो जब उसे लीज पे दिया जाता है, या तो 15 ईयर्स तक या 15 ईयर्स से कुछ कम टाइम पीरियड के लिए जब किसी जो असेट है उसको लीज पे दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। आया समझ में? कहने का मतलब जो एक पर्टिकुलर असेट है, संपत्ति है, उसकी जितनी इकोनॉमिक लाइफ होती है ना, उससे कम समय के लिए किसी असेट को जब लीज पे दिया जाता है, पट्टे पे दिया जाता है, तो उस टाइप ऑफ लीज को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, चलिए थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। In case of operating lease, the lessor not only leases the asset of which he remains the owner throughout, but also undertakes to provide services attached to such assets, e.g. maintenance, repairs, technical advice, etc. कहने का मतलब जब लेजर एक असेट को लेजी को देता है एज अ लीज पे, तो वो सिर्फ उस असेट को दे रहा है, उसके साथ में मान लीजिए अगर कोई मेंटेनेंस को, रिपेयर का सारा खर्चा है, वो भी कौन देगा, वो भी देगा आपका जो पट्टा दाता है, यानी लेजर देगा। कौन सी टाइप में, ऑपरेटिंग लीज में। आई ना बात समझ में। मान लीजिए आपने एक कार को क्या लिया है, रेंट पे, लीज पे लिया है आपने, ठीक है। आप लेजी हो, वो लेजर है, ठीक है। जिसने लिया है, जिसकी कार है, वो लेजर है, ठीक है। अब मान लीजिए उसका ब्रेक फेल हो गया कार का, ठीक है।
अब उसकी क्या करानी पड़ेगी, रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। उसका खर्चा कौन देगा, उसका खर्चा देगा लेज़र, पट्टा दाता देगा। तो लेज़ी के लिए तो ये अच्छी बात है ना, बट जानबूझ के नहीं होना चाहिए। अगर अपने आप से उसका कुछ भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है असेट का, तो उसकी भरपाई या उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, लेज़र करेगा। कौन से टाइप में, ऑपरेटिंग लीज में, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीज क्या कह रहा है कि जो असेट आप लेज़र से लोगे ना, वो असेट तो देगा ही देगा, उसके साथ में क्या देगा, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, टेक्निकल एडवाइसेस, ये सब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी लेज़र के द्वारा लेज़ी को, ठीक है ना। तो सच लीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस लीज। तो इस टाइप ऑफ लीज को क्या बोल सकते हैं, सर्विस लीज, सेवा पट्टा भी बोल सकते हैं, एक तरीके से सर्विस लीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कंप्यूटर्स हो गए, ऑफिस के कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स हो गए, आर द टिपिकली कैपिटल असेट्स। ये कुछ कैपिटल असेट्स हैं विच आर लीज्ड, जिनको पट्टे पे दिया जाता है अंडर ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट्स। अंडर किसके अंदर, अंडर ऑपरेटिंग लीज के अंडर। ये सारे कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लीज, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ट्रक्स हो गए, टिपिकल कैपिटल असेट्स हो गए, ये सब क्या दिए जाते हैं, एज अ ऑपरेटिंग लीज पे दिए जाते हैं। अब ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जो कम, मतलब जितनी इकोनॉमिक लाइफ होती है एक असेट की, उससे कम समय के लिए क्या दिया जाता है, जब लीज पे दिया जाता है। और साथ ही साथ जो रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इन सब के खर्चे को कौन उठाता है, जो लेज़र होता है, पट्टादाता होता है, वो उठाता है। ये बात हुई है ऑपरेटिंग लीज की, जिसे हम सर्विस लीज भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ मेन फीचर्स हैं ऑपरेटिंग लीज की, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर अ पीरियड विच इज कंसिडरेबली शॉर्टर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज असेट। ही जो अभी बात हुई थी कि ऑपरेटिंग जो लीज है उस पर क्या किया जाता है, जो इकोनॉमिक लाइफ होती है असेट की, उससे कम टाइम पीरियड के लिए, उससे कुछ कम टाइम पीरियड के लिए जो असेट है उसको लीज पे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन में बी एक्वायर्ड ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एग्जाम्पल देखिए तो मान लीजिए एक मशीन को 5 साल के लिए क्या दिया जाता है, लीज पे दिया जाता है। वाइल इट्स यूजफुल लाइफ में बी 10 years, जबकि उसकी जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, वो कितने साल की है, 10 years की है। यानी जितनी इकोनॉमिक लाइफ है उससे कुछ कम समय के लिए क्या दिया जाता है, जब लीज पे किसी असेट को दिया जाता है, तो वो कौन सा लीज होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा, राइट। अभी आगे देखिए, द लेजर डज नॉट देयर फॉर रिकवर द फुल कॉस्ट ऑफ द असेट फ्रॉम वन लेजी ओनली। कहने का मतलब जो ऑनर के पास, लेजर के पास जो असेट है ना, वो सिर्फ एक पट्टाधारी को, यानी एक लेजी को रेंट पे देने पे ही सिर्फ अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट कवर नहीं करेगा, बल्कि वो 5 साल के लिए एक लेजी को दे देगा, फिर 3 साल के लिए दूसरे लेजी को दे देगा, 8 साल हो गए, 2 साल बचे तो फिर दूसरे। इस तरीके से वो 2-3 में क्या करेगा, अपनी कॉस्ट कवर करेगा, ना कि एक ही लेजी से सारी कॉस्ट कवर करने पाएगा, ओके ना। द लीज्ड असेट इज रिटर्न बैक टू द लेजर एंड द एंड ऑफ लीज पीरियड एंड इज देयर आफ्टर लीज्ड अगेन टू अनदर लेजी फॉर अनदर लीज पीरियड। वही कि पहले एक को दे दिया, फिर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो दूसरे को दे दिया, ठीक है। आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर, जब 10 साल की मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, तो इट इज सोल्ड ऑफ, तो उसको बेच दिया जाएगा, और इट्स स्क्रैप वैल्यू, जो भी उसे स्क्रैप वैल्यू निकलेगी, इज रियलाइज्ड बाय द लेजर, वो किसके द्वारा रख ली जाएगी, लेजर के द्वारा रख ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है, उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है ना, बचा कुछ लास्ट का जो भी होगा, वो जब बेचेगा रद्दी में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन रखेगा, लेजर अपने पास रख लेगा। तो ऑपरेटिंग लीज में ये सारा सिस्टम रहता है। आगे थर्ड देखिए, ऑपरेटिंग लीज जनरली कंटेन्स अ कैंसिलेशन क्लोज। अब ये कैंसिलेशन क्लोज क्या होता है, कहने का मतलब मान लीजिए एक लेजर और लेजी ने आपस में, लेजी ने बोला कि भाई मुझे 5 साल के लिए तुम्हारी ये मशीन चाहिए है, मुझे लीज पे दे दो। लेजर ने उसको दे दिया, बट अगर 2 साल या 3 साल के अंदर ही जो लेजी है उसका काम हो गया पूरा, जो उसे पर्पसफुल करना था अपनी उस मशीन से, उसका हो गया, तो वो लेजर को बोल सकता है कि भाई मेरा तो 3 साल में
नहीं हो गया, मैंने मांगा 5 साल के लिए था लेकिन मेरा 3 साल में ही काम हो गया, तो तुम अभी अपनी मशीन वापस ले लो। तो उस टाइम पे लेज़र मना नहीं करेगा, लेज़र ले लेगा। यानी अगर 5 साल का टाइम पीरियड अगर लेज़ी का उद्देश्य पूरा हो गया है तो उसके बाद भी लेज़ी लेज़र को बोल सकता है कि भाई मेरा तो अभी तक का हो गया, तो वो उसको 5 साल से कैंसिल करके 3 साल तक की रख के वापस उस मशीन को दे देगा। ठीक है, तो देखिए वेयर इन द लेज़ी रिटेन्स द राइट, लेज़ी को ये अधिकार होता है टू कैंसिल द लीज, लीज को कभी भी कैंसिल करने का एनी टाइम बिफोर द लीज पीरियड इज ओवर। जैसे 5 साल पे ख़त्म होता है लेकिन वो पहले भी क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है लीज को, यानी कि 3 साल में भी ख़त्म कर सकता है। सच क्लोज इज बेनिफिशियल टू द लेज़ी, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, लेज़ी के लिए, एज ही मे टर्मिनेट द लीज, कि वो क्या कर सकता है, लीज को ख़त्म कर सकता है। If the asset becomes obsolete or his need for the asset is over, अगर लेज़ी की नीड पूरी हो जाती है उसके बाद। आया ना समझ में? चलिए अभी लास्ट है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक और है, ये देखिए द लीज एग्रीमेंट कंटेंट्स ए मेंटेनेंस क्लोज। वही बात आ गई मेंटेनेंस की, कि मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा, लेज़र देगा। अगर रिपेयरिंग करनी होगी किसी भी असेट की तो वो कौन करेगा, जो लेज़र है, पट्टादाता है, वो करेगा। ठीक है, द लेज़र इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लीज्ड असेट, यानी मेंटेन करके कौन रखेगा असेट को, लेज़र की ये क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लाइक फॉर दैट नेसेसरी रिपेयर्स हो गया, फ्यूल हो गया, भी कुछ अगर एडवाइस हो गई या फिर सपोर्ट स्टाफ हो गया, मे बी प्रोवाइडेड बाय द लेज़र एज एग्रीड अपॉन, जैसा भी सहमति होती है आपस में दोनों के बीच। क्लियर है ना? तो एक तो कैंसिलेशन क्लोज, एक मेंटेनेंस क्लोज, ये दोनों टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, इनका मीनिंग मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। राइट, अब देखिए आगे, ये तो था आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, फर्स्ट टाइप ऑफ लीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे और भी टाइप्स की, जिसमें आपका नेक्स्ट होगा फाइनेंशियल लीज। ठीक है ना, वित्तीय पट्टा, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में डिटेल में, और जो भी आगे टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और 1-2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना, तो आज की क्लास में ने स्टार्ट कर दिया है हमने चैप्टर नंबर 3 लीज फाइनेंस। जाना कि हमने पट्टा क्या होता है, पट्टादाता, लेज़र कौन होता है, लेज़ी कौन होता है, उनका क्या काम रहता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, बेलमेंट के थ्रू डिस्प्यूट का निवारण किया जाता है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग लेवरेज को देख लिया। अब कल की क्लास में हम आगे के टाइप्स और बाकी सभी चीज़ों की बातें करेंगे। ओके ना, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप अच्छे से क्लास को लगाइए, आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर लेना, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस के नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएंगे। ओके ना, तो चलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म के साथ मिलके, तो जो भी नोट्स होते हैं क्लासेस के वो सभी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने वेबसाइट मेंशन कर दी है, ये www.ugcnet.com, यहाँ पे जाके आप सारे के सारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।